अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं इस सेमेस्टर में आप लोगों को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का कोर्स पढ़ाऊंगा। तो इस कोर्स के अंदर हमारे पास जो बेसिकली हम लोग चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास दो पोर्शन होंगे। एक पोर्शन हमारे में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का है और दूसरा पोर्शन असेंबली लैंग्वेज का है। तो इस कोर्स के अंदर हम दो पोर्शंस में इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट और असेंबली लैंग्वेज वाला पार्ट। जो फर्स्ट हाफ है वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होगा। 18 टू 20 लेक्चर्स हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़नी है और बाकी के 12 टू 14 लेक्चर जो होगी वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे हम देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पार्ट पढ़ेंगे। और जो अभी बुक फॉलो की जाएगी असेंबली लैंग्वेज के लिए वो हम लोग बुक फॉलो करेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईबीएम पीसी बाय यथायू। यथायू उसका राइटर है। ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की बुक है। ये मैंने आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। क्लास का मोड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने गूगल पे क्लासरूम क्रिएट करके आप सबको इनवाइट कर लिया हुआ है और लेक्चर स्लाइड्स अगर कुछ होंगी या कोई न्यू इंफॉर्मेशन होगी, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस की इंफॉर्मेशन, वो तमाम के तमाम गूगल क्लासरूम पे मैं शेयर करता रहूंगा। और जैसे ये बुक है, बुक की भी सॉफ्ट कॉपी में अभी हम ये बुक पढ़े हैं और जब ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे बुक को चेंज कर लेंगे, वो कोई और बुक पढ़ेंगे। तो वो भी जितनी बुक्स होंगी वो भी मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर करता रहूंगा आप लोगों से। कोई किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो पब्लिकली पूछना चाहे तो वहां पे गूगल क्लासरूम के थ्रू पूछ सकता है, किसी असाइनमेंट और किसी लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके थ्रू आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं या पर्सनल ईमेल के थ्रू भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस कोर्स में हमारे पास कोर्स के साथ साथ लैब भी है। तो लैब भी हम लोगों ने एडजस्ट करनी है। लैब टाइमिंग क्या होगी, लैब किस तरह से करनी है, उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। अभी मुझे आप में से बताएं कि मॉर्निंग का सीआर कौन है, वो मॉर्निंग सीआर। यस सर। ठीक है। और आफ्टरनून। Here, sir. ओके बेटा, आप दोनों ने ना, मैं मेरी ईमेल आप लोगों के पास है mohammed.abdullah@bufcit.edu.pk। इस पे आप लोगों ने अपना अपना रोल नंबर, नेम और फोन नंबर मुझे ईमेल कर देना है। दोनों सीआर ने मुझे ईमेल करना है अपना फोन नंबर। Okay. सर सेमेस्टर में आप लोग कोई और कोर्स ले रहे हैं लैब वाला, ऐसा कोर्स लैब हो? Sir, DSA. उसकी कोई टाइमिंग उसके टीचर ने adjust किया? नहीं सर, वो एक टास्क दे देंगे और फिर उसके बाद वो हमें एक वीक देंगे और फिर उसके बाद हमारी सबमिशन होगी वाया ईमेल। ओके। मैं जो लैब आप लोगों को करवाऊंगा वो फर्स्ट वीक में तो लैब नहीं होगी, नेक्स्ट जो लैब्स होंगी उसमें मेरी प्लानिंग ये है कि गूगल क्लासरूम पे मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा लैब की तरह की, लैब की। उस पे मैं टास्क अपलोड किया करूंगा और कोई खास टाइम ड्यूरेशन दिया करूंगा, 1 और 2 आवर, 3 आवर। जैसे हमारे पास लैब उम्मीद तौर पर 3 आवर की होती है, तो 3 घंटे आप लोगों को मिल जाएंगे और 3 घंटे में आपने उस टाइमिंग में ही वो टास्क करना होगा, सबमिट करना होगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये टाइम होगा वो फ्राइडे को होगा, या तो फ्राइडे मॉर्निंग या फ्राइडे इवनिंग। 2 या 3 घंटे की स्लॉट होगी, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, एक दो टीएस के साथ मैं डिस्कस कर लूं। तो फिर उस स्लॉट में आपको लैब टास्क दिए जाएंगे, आप परफॉर्म करके और उतने ही टाइम में सबमिट कर दिया करेंगे गूगल क्लासरूम पे। ये लैब का मेथड होगा, लेकिन वो अभी मैं आपसे इस वीक या फर्स्ट सेकंड वीक में लैब की जरूरत नहीं होगी, उसके बाद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट टाइम और पैटर्न किस तरह से लेके चलेंगे हम लोग लैब को। आफ्टरनून का लेक्चर शायद 3:35 पे स्केड्यूल था, लेकिन मैंने 8:30 पे ही लेना है मॉर्निंग के साथ मिला के। इससे किसी का कोई क्वेश्चन है या स्टूडेंट ने? जी सर, मेरी और आईटी मॉर्निंग के सीआर की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी
जी। कि आपका अगर 11:20 वाला स्लॉट फ्री है तो आप उस टाइम पे हमारी क्लास ले सकते हैं। ट्यूसडे और थर्सडे को ही? जी सर। 11:20 तो फ्री है। अगर 11:20 की बजाय अगर इवनिंग में लेने हैं, आप लोग इवनिंग में लेना चाहते हैं? इवनिंग में 3:35 पे ही सर। नहीं, 2:10 पे। 2:10 पे। सर मैं आईटी मॉर्निंग के सीआर से पूछ के आपको बता देती हूँ। नहीं, ये मॉर्निंग वाले तो कह रहे हैं नहीं, उससे ज्यादातर। आई गेस मॉर्निंग वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इवनिंग हो जाएगी, उनकी लिए कोई क्लास नहीं होगी, गैप बहुत हो जाएगा। और सर इसके अलावा एक और क्लास होती है हमारी ऑलरेडी 2:10 पे। अच्छा अच्छा, मॉर्निंग की 2:10 पे क्लास होती है? जैसे आफ्टरनून की सर, मॉर्निंग की भी आफ्टरनून। होती ठीक है ठीक है। तो सर आप लोग 11:20 वाला स्लॉट है जो आई गेस सूटेबल रहेगा दोनों सेक्शंस का। 11:20 पे लेना चाह रहे हैं? जी सर। चलिए, आज का लेक्चर तो ऐसे ही होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दिया करूंगा 11:20 पे होगा या 8:30 पे होगा। ठीक है सर। ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे को हम 11:20 पे कर सकते हैं, थर्सडे को 8:30 पे कर लें। जी सर, ये भी ठीक रहेगा। ये सर ठीक लेकिन है। मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगा, उस टाइम कर लिया करेंगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या 11:20 या 8:30। बट मैं एक दिन पहले अगर तो वैसे भी पैटर्न हम यही रखते हैं कि 8:30 ही टाइम है एक्चुअल, लेकिन अगर आप लोग सब लोग मुत्फिक हैं तो फिर मैं चेंज कर दिया करूंगा टाइम, 11:20 कर दिया होगा, बट एक दिन पहले बता दूंगा। ठीक है। ये स्टूडेंट कह रहा है 11:20 पे एससी का लेक्चर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सर वो 2:10 पे होता है। पहले आप ये कंफर्म कर लें, अभी इसी को इस वीक के लिए 8:30 रहने दें, सब लेक्चर्स की टाइमिंग एडजस्ट हो जाए, फिर हम देख लेंगे। चलिए ठीक है सर। इस वीक के लिए अभी यही रहने दें टाइम 8:30, लेकिन आगे टाइमिंग बाकी लेक्चर्स की एडजस्ट हो जाए तो उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे। ओके सर। ठीक है जी। जी सर। हम लोग अब इस कोर्स को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईबीएम पीसी है। इसका फर्स्ट चैप्टर के अंदर थोड़ी सी थ्योरी है, उसको डिस्कस कर लेंगे। और इसका जो प्री रिक्विजिट कोर्स है वो डीएलडी कोर्स है। तो डीएलडी कोर्स पढ़ा हुआ सब लोगों ने? यस सर। गुड, डीएलडी कोर्स आप लोगों ने। चलिए, हमारे पास हम लोग अमूमी तौर पे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम या माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम जो बोलते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर की टर्म जब यूज की जाती है तो इन जनरल टिपिकल हम कहते हैं कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो उनमें हमारे पास एक तो मेनली हम कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट वो वाला यूनिट जिसके अंदर सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, वो तमाम चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा कीबोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन या ये डिस्क ड्राइव जो कि एक्चुअल में सिस्टम का पार्ट होती हैं, ये डिस्क ड्राइव, ये सारी चीजें मिलके हमारे पास एक सिस्टम बना देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट। इसमें से जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट, जिसके अंदर डिस्क ड्राइव भी शामिल होती है, ये मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का। बाकी तो कीबोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन या और भी इस तरह के ड्राइव्स को हम आईओ डिवाइसेस कहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कह देते हैं। लेकिन जो सिस्टम यूनिट है इसको हम दी कंप्यूटर मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जो कि एक्चुअल में आपकी तमाम कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो जो मेन पार्ट है कंप्यूटर का वो हमारे पास कंप्यूटर का, उसको सिस्टम यूनिट कहा जा रहा होता है। अब सिस्टम यूनिट के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ये किस तरह से बनाया जाता है, इसमें किस तरह से वर्किंग होती है, उससे रिलेटेड डिस्कशन हम इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। मेनली जो लैंग्वेजेस फॉलो की जाती हैं वो दो लैंग्वेजेस हैं जिनको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। वो कौन कौन सी लैंग्वेज है? फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, सेकंड इज असेंबली। मशीन लैंग्वेज
तो टिपिकल 0 और 1 की फॉर्म में वर्क कर रही है, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। और असेंबली लैंग्वेज में हम लोग कुछ टर्म्स इस तरह के यूज करते हैं जो कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबल होंगी। और इसके बाद इससे ऊपर चले जाएं तो हायर कैटेगरी के अंदर हाई लैंग्वेजेस आती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि आसानी से समझ आ जाती हैं। तो यहाँ जो कोर्स है उसमें हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो हार्डवेयर के साथ किस तरह से कनेक्ट होती है और हार्डवेयर और असेंबली का आपस में क्या कनेक्शन है, किस तरह से वर्किंग की जाती है, किस तरह से असेंबली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है और फिर मशीन लैंग्वेज आगे प्रोसेसिंग करके हमें कंप्यूटेशन परफॉर्म करके दे रही होती है। तो असेंबली लैंग्वेज से पहले हमें हार्डवेयर का पता होना चाहिए। एक्चुअल में हार्डवेयर क्या होता है, हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, आईसीज होते हैं, जैसे कि आप आईटीसी में इंट्रो टू कंप्यूटिंग के कोर्स में पढ़ चुके होंगे। आईसीज जो चिप्स हैं जो कि कंप्यूटर की एक जनरेशन, थर्ड या फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आए। चिप जो आईसी थे वो एक्चुअल में बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं। आईसीज को डिजिटल सर्किट कहते हैं। ये वोल्टेज की फॉर्म में वर्क करते हैं, डिस्क्रीट लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं। या तो हाई वोल्टेज होता है या लो वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज को 1 कह दिया जाता है, लो वोल्टेज को 0 कह दिया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में डिजिटल सिस्टम जब बोला जाता है तो ये बाइनरी में वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज है। ये सिर्फ इसी फॉर्म में वर्क कर रहा होगा। हाई वोल्टेज को हम कह देते हैं 1 है, लो वोल्टेज को 0 है, और इसको फिर हम मैप कर लेते हैं बाइनरी पे कि 1 और 0 की फॉर्म में जब वर्क कर रहा है तो एक्चुअली ये बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी के अंदर वर्क कर रहा है, 2 ही डिजिट है, या 0 है या 1 है। लेकिन डिजिटली अगर देखा जाए तो ये 1 का मतलब हमारे पास हाई वोल्टेज होता है और 0 का मतलब लो वोल्टेज हो रहा होगा। तो ये एक्चुअल में आईसीस के अंदर और ट्रांजिस्टर से मिलके आईसी बनते हैं, फिर आईसी बहुत सारे आईसी मिलके हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम बना रहे होते हैं। उनका आपस में कैसे कनेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा डिटेल हार्डवेयर लेवल पे चली जाती है। इसके अलावा हम जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट, तो माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स के अंदर जो मेन 3 यूनिट है, एक सीपीयू आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी सर्किट्स आते हैं और आईओ सर्किट्स आते हैं। आईओ सर्किट्स वो कनेक्शंस हैं जिनके थ्रू आईओ डिवाइसेस कनेक्ट हो रही होती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ। एक्चुअली में सीपीयू, मेमोरी सर्किट और आईओ सर्किट 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। सीपीयू जो है वो चिप होगी, माइक्रो प्रोसेसर की मेन चिप, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, और ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। मेमोरी सर्किट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, और आईओ सर्किट जो होंगे वो आईओ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मेनली जो कंप्यूटर सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी सर्किट और आईओ सर्किट कह रहे हैं, इनका काम क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने तमाम कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है। मेमोरी सर्किट ने वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि इसको चाहिए उसको स्टोर करना है, और आईओ सर्किट ने आईओ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए सीपीयू का कम्युनिकेशन करवानी है आईओ डिवाइसेस के साथ। तो ये 3 बेसिक पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इसके अलावा मेन मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड के ऊपर ये तमाम सर्किट्स लगे होते हैं। मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर भी होगा, सीपीयू जिसको कहा जा रहा है, मेमोरी भी लगी होगी, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होंगी जिसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट की जा रही होंगी। ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें बेसिक इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, ये पता होनी चाहिए इन जनरल की ये चीजें हैं क्या और इनका पर्पस क्या है। मेमोरी का मतलब क्या है? वो डिवाइस, वो सर्किट जो कि किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है मेमोरी में और डिस्क में फर्क क्या है? डिस्क और मेमोरी में कोई फर्क होता है? सिर्फ मेमोरी वॉलेटाइल होती है और जो डिस्क होती है वहां पे डाटा परमानेंटली स्टोर हो सकता है। प्लस से मेमोरी वर्चुअल होती है और डिस्क को आप डेटा स्टोर कर सकते हो डिस्क में से। ठीक है। तो इन जनरल हम जब भी कोई चीज सेव करते हैं ना तो हम कहते हैं मेमोरी में सेव हो गया डाटा। कॉमन लैंग्वेज में तो मेमोरी को यूज किया जाता है जो परमानेंटली स्टोर कर देता है, लेकिन इन कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी हम यूज करते हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो कि परमानेंट नहीं है, और डिस्क का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो कि परमानेंट स्टोर की जाती है।
तो यहाँ पे अभी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं। मेमोरी मेन मेमोरी है जिसमें रैम आ जाती है, रोम आती है, और इनमें से टिपिकली रैम वो मेमोरी है जो कि परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं करती। तो ये मेमोरी सर्किट जो हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, इसमें ग्रुप्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है, और डाटा का जो ग्रुप बनाते हैं वो बाइनरी बिट्स का ग्रुप 8 बिट का बना देते हैं, 8 बिट का डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो उससे जो 8 बिट का एक सिंगल डाटा होगा उसको मेमोरी बाइट कहते हैं। मेमोरी बाइट कहते हैं 8 बिट के डाटा को। और हर मेमोरी बाइट या हर डाटा जो कि मेमोरी में कहीं पे पड़ा है उसको एक आइडेंटिफायर असाइन कर दिया जाता है। उसकी आइडेंटिफिकेशन एक खास यूनिक नंबर के साथ की जाती है जिसको उस मेमोरी लोकेशन का या उस बाइट का एड्रेस कहा जाता है। एड्रेस क्या होता है? आइडेंटिफाई करता है इस मेमोरी बाइट को, और ये यूनिक होगा। हर मेमोरी बाइट का एक यूनिक एड्रेस होगा जिसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन होगी ये कौन सी वाली लोकेशन का डाटा है। तो एक्चुअल में मेमोरी अगर हम देखें तो इस तरह से कोई मेमोरी होगी, और यहाँ पे हमारे पास 0101 ये जो चीजें हैं ये मेमोरी बाइट होगी जिसको मेमोरी का कंटेंट कहा जाता है। और यहाँ पे जो चीज साथ लिखी जाती है हम उसे कहते हैं मेमोरी एड्रेस है। तो हर लोकेशन का एड्रेस यूनिक होगा। यूनिक एड्रेस आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी वाली लोकेशन का डाटा है। हाँ, अब मेमोरी के अंदर ये जो डाटा स्टोर किया जा रहा है ये बाइट्स फॉर्म में भी होता है, और एक से ज्यादा बाइट भी होती है एक ही लोकेशन पे। कंटेंट एक बाइट का हो तो उसको मेमोरी बाइट कहेंगे, अगर एक बाइट से ज्यादा होगा तो उसको मेमोरी वर्ड कहेंगे। या तो मैंने एक टर्म यूज किया मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड का मतलब होता है कि एक बाइट से ज्यादा की मेमोरी का कंटेंट हो एक लोकेशन, उसको मेमोरी वर्ड कहा जाता है। अगर एक ही बाइट होगा तो उसको मेमोरी बाइट कहा जाएगा। और यहाँ पे जो इसके साथ उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उसको हम एड्रेस कह रहे होंगे। एड्रेस का जो साइज है वो हमेशा प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहा होता है। कंटेंट अमूमी तौर पे 8 बिट का होता है या 16 बिट का या 32 बिट का, लेकिन जो एड्रेस है वो डिपेंड कर रहा होता है प्रोसेसर के ऊपर। कैसे प्रोसेसर पे डिपेंड करता है ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। जी, ये एक उन्होंने एग्जांपल बताने की कोशिश किया है कि जैसे ये मेरे पास 654 मैंने एक्चुअली में डेसिमल में लिख दिया, ये एड्रेसेस हैं, और ये जो वैल्यू पड़ी है ये हमारे पास कंटेंट है उसका। ये कंटेंट है, ये एक बाइट है। इंटेल के कुछ प्रोसेसर्स आते हैं, इंटेल 8086, इंटेल 80286 प्रोसेसर्स के मॉडल हैं। 8086 जो मॉडल है वो 20 बिट एड्रेस यूज करता है, और 80286 प्रोसेसर जो है 24 बिट एड्रेस यूज करता है। इस कोर्स में जो हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, हार्डवेयर से रिलेटेड होती है, जैसे ही हार्डवेयर बदलता है असेंबली लैंग्वेज भी बदल जाती है। तो हम इसमें इस कोर्स के अंदर जो असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटेल के 8086 या 8088 मॉडल, इन दो मॉडल की असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। 8086 8088 जिसके अंदर 20 बिट का एड्रेस होगा। तो हम जो असेंबली पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है असेंबली का, बेसिक चीजें पढ़ेंगे असेंबली की, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन होगा, आपको पता लगेगा, फेमिलियर होंगे आप असेंबली से। तो वो जो असेंबली हम डायरेक्टली किसी एडवांस सिस्टम की नहीं पढ़ सकते, उसके लिए बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। तो हम बेसिक असेंबली पढ़ने जा रहे हैं, वो होगी 8086 8088 मॉडल की, और उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ये आप लोगों को चीजें पहले से पता होंगी। बाइट का मतलब होता है 8 बिट, 1 किलोबाइट का मतलब होता है 1024 बाइट्स या 2 की पावर 10 बाइट्स। 1 MB 1024 KB या 2 की पावर 20 बाइट्स। ऐसे ही 1 GB 2 की पावर 30 बाइट्स होती हैं, और 1 TB 2 की पावर 40 बाइट्स। तो ये आपको एक्चुअल में अब याद होनी चाहिए चीजें, लो लेवल पे भी आपको पता हो एमबी का मतलब क्या है, केबी का मतलब क्या है, जीबी का मतलब क्या है। और उमूमी तौर पे अगर इसको हम फिजिक्स की नोटेशन 2 की पावर की नोटेशन में लिखें तो इस तरह 1000 की नोटेशन में भी लिखते थे। 1 किलोबाइट 1000, एक्चुअल 1000 नहीं होती, एक्चुअल 1024 होती है।
लेकिन फिजिक्स के अंदर जब हम ये यूनिट पढ़ते हैं ना, किलो, मेगा, गीगा, तो वो टेंस की पावर में लिखे तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 एंड सो ऑन, इस तरह से भी पढ़ा जा सकती है। लेकिन हम जो अमूमी तौर पर नोटेशन यूज करेंगे वो 2 की पावर में होगी, इस तरह से नोटेशन यूज होगी 2 की पावर 10 बाइट्स, 2 की पावर 20 बाइट्स, 2 की पावर 30 बाइट्स, 2 की पावर 40 बाइट्स। तो ये चीजें बताऊं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। कोई क्वेश्चन हो किसी का? ओके। सर बेसिकली हम असेंबली लैंग्वेज में पढ़ने क्या जा रहे हैं, मतलब हम असेंबली लैंग्वेज में इंटेल के जो सिस्टम है, इंटेल 8086 इंटेल सिस्टम मॉडल है, एक प्रोसेसर है, इसकी असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग किया करेंगे, असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड किया करेंगे। अभी तो आप लोगों ने जैसे पीएफ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ ली है, तो उसमें हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग की होगी। अब हम असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें लो लेवल पे हमें एग्जैक्ट मेमोरी का कंटेंट पता होंगे, लो लेवल इंस्ट्रक्शन पता हो, फिर उसके जरिए प्रोग्रामिंग की जाएगी। असेंबली की बहुत ही स्पेसिफिकली थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन होती है, उन्हीं को यूज करके डिफरेंट टास्क किया करेंगे। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी का? ये मैं भी जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये इंट्रोडक्शन है, ये नोटेशन है जो फॉलो की जाएंगी ताकि आपको बाद में मैं कहीं पे यूज करूं तो ये बेसिक चीजें पता हो आपको। मैं कहीं पे 1 MB लिखता हूँ या 2 की पावर 20 KB 2 की पावर 20 बाइट्स लिखता हूँ तो इसका मतलब एक ही है। और हम क्योंकि असेंबली में वर्क करें, मैंने आपको बताया लो लेवल पे, तो बहुत दफा बाइनरी वर्ड्स या बाइनरी बिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिट्स के बारे में जब भी डिस्कशन होगी, ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो लो लेवल पे बिट होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको हम 0th पोजीशन कहा करेंगे, और जो हायर या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसको 7th पोजीशन कहेंगे। इसका काउंट इस तरह से शुरू किया करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। बिट पोजीशन हमेशा राइट साइड से रीड करना शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। फॉर एग्जांपल एक बाइनरी वर्ड लिखा होगा मेरे को 10110111। अब मैं इसको कहता हूं इसमें सेकंड बिट, तो सेकंड बिट का मतलब हमेशा ये लेना है, ये 0th नंबर बिट है, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है। तो अमूमी तौर पे यहाँ पे ये कंफ्यूजन आती है, स्टूडेंट बहुत दफा कहने के बावजूद इसको इस तरह से पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो फिर कंफ्यूजन होगी और गलत होगा। हमने हमेशा जब भी बिट पोजीशंस रीड करनी है तो बिट की पोजीशन राइट साइड से शुरू होगी और लेफ्ट साइड पे आया करेगी। तो बहुत जगहों पे यूज होगा, बहुत सारी असेंबली इंस्ट्रक्शन के अंदर मैं कुछ टास्क दिया करूंगा तो मैं टास्क में उसकी पोजीशन बता दिया करूंगा, बिट के नंबर बताया करूंगा। तो अगर किसी ने उसको बिट नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ रीड ना किए बल्कि लेफ्ट से राइट की तरफ रीड कर लिए तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो टास्क ठीक तरह से परफॉर्म करने के लिए आपको जो बिट नंबर बताया जाएगा उसको आपने हमेशा अज्यूम करना है कि बिट नंबर यहाँ 0 नंबर ये बिट होती है, 1 ये होती है, ये 2 3 4, क्योंकि वैसे भी इन जनरल ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो हम कोशिश करते हैं इसको 0th बिट कहें, 1 2 एंड सो ऑन। जी, ये बात समझ आ रही है सबको? ये क्लियर है चीज सबको? यस सर। यस सर। मेमोरी के ऑपरेशन कितनी तरह के होते हैं, चलिए ये बताएं। मेमोरी, अगर मैं मेमोरी का वर्ड बोल रहा था जिसको हम कहते हैं मेमोरी के अंदर डाटा है, इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। मेमोरी पे ऑपरेशन कौन कौन से किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होते हैं? रीड और राइट। बस, इसके अलावा? तो मेमोरी में बेसिकली हम 2 ही ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें एक ऑपरेशन होता है रीड करना। रीड का ऑपरेशन क्या करता है कि एक्चुअल में मेमोरी में पड़े कंटेंट को रीड करके अपने पास ले आना। और स्टोर या राइट का ऑपरेशन किसी डाटा को मेमोरी की किसी खास लोकेशन पे स्टोर करवा देना। एट एनी लोकेशन, लोकेशन का मतलब वो खास एड्रेस जहां पे वो कंटेंट सेव होगा। तो जब भी एड्रेस की बात की जाएगी या मेमोरी की लोकेशन की बात की जाएगी तो ये कंफर्म होगा कि वो यूनिक होगी।
ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डाटा एक एड्रेस वाली मल्टीपल लोकेशन एग्जिस्ट करती हो। एक एड्रेस वाली सिर्फ एक लोकेशन एग्जिस्ट करती है कि वो यूनिक हुआ करेगी। एड्रेस हमेशा मेमोरी के अंदर यूनिक आता है हमारे पास। तो मेन मेमोरी पे जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो दो ही ऑपरेशन होते हैं, या रीड की जा रही होती है या राइट किया जा रहा होता है। तो मेमोरी के अंदर सिर्फ दो मेमोरी शामिल है हमारे पास मेन मेमोरी में, एक को रैम कहते हैं, रोम कहते हैं। तो रैम और रोम का डिफरेंस पता है सबको? यस सर। Yes, sir. तो कुछ स्टूडेंट बताए रैम क्या होती है, रोम और रैम में बेसिक फर्क क्या है? सर रैम वॉलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी होती है एंड रोम जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती है और नॉन वॉलेटाइल होती है। ओके, और कोई डिफरेंस? बेसिकली रैम हमारे पास टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। प्रोग्राम, वो डाटा जो है वो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वो डाटा हो सकता है जो कि रैम में स्टोर होता है। और जैसे मशीन को टर्न ऑफ किया, कंटेंट खत्म हो गया। रोम परमानेंट स्टोर करती है डाटा। अमूमी तौर पे रोम में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो मैन्युफैक्चरर जो कंप्यूटर का या बूटिंग इंस्ट्रक्शन होंगे बूट करने के लिए यूज होती हैं, उनको रोम में स्टोर कर लेते हैं। जब भी पावर ऑफ कर दी जाए तो रोम के कंटेंट अपनी जगह पे वैसे ही रहते हैं, लेकिन रैम के अंदर वो कंटेंट वैसे नहीं रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। मशीन अगर ऑफ कर दी गई है तो रैम की कंटेंट खत्म हो जाएगी, जबकि रोम हमारे पास परमानेंट स्टोरेज में होती है। इसमें अमूमी तौर पे ऐसी इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दी जाती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को स्टोर करने के लिए, यानी प्रोग्राम कंप्यूटर ऑन किया जा रहा है तो उसको किस तरह से ऑन करना है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना होता है बूटिंग के लिए। उसके अलावा हार्डवेयर में एक चीज आती है हमारा बस। बस का क्या काम होता है? ये कम्युनिकेशन करवाती है, वायर्स होती हैं जो कि सिग्नल्स की ट्रैवलिंग करवा रही होती है। बस बेसिकली वायर्स हैं, सिग्नल्स की ट्रैवल्स करवा रही होती हैं। तीन तरह की बसेज हैं, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस का काम है एड्रेसेस की ट्रैवलिंग करवाना। डाटा बस का काम है डाटा के कंटेंट जो होगा उसके ट्रैवल करवाना। और कंट्रोल बस का काम है कंट्रोल सिग्नल्स की मूवमेंट करवाना प्रोसेसर से डिफरेंट डिवाइसेस की तरफ, डिवाइसेस के मेमोरी की तरफ या आईओ सर्किट्स की तरफ। ये तीन बसेज हैं, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। ये एक छोटी सी फिगर दिखाई है कि सीपीयू है हमारे पास, मेमोरी है और आईओ है। तो ये तीन तरह की बसेज आपस में कनेक्ट होंगी। डाटा बस से सिर्फ डाटा जाएगा, कंट्रोल बस से कंट्रोल सिग्नल्स जाएंगे और एड्रेस बस से एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगा मेमोरी और आईओ को। तो इसमें अगर आप नोट करें, सीपीयू हमेशा यहां से मेमोरी और आईओ को एड्रेस जनरेट करेगा। मेमोरी से कभी भी कोई एड्रेस सीपीयू को या आईओ डिवाइस से कोई एड्रेस सीपीयू को नहीं मिलता। डाटा जो है वो तीनों को जा सकता है, सीपीयू मेमोरी से डाटा भी सीपीयू को जा सकता है, आईओ से भी सीपीयू को डाटा जा सकता है। ऐसे सीपीयू से डाटा भी मेमोरी को जा रहा है और आईओ को जा रहा है। और कंट्रोल सिग्नल जो है हमारे पास, आईओ से सीपीयू को कंट्रोल सिग्नल जा सकते हैं, मेमोरी को कंट्रोल सिग्नल सीपीयू भेजेगा, रीड करना, राइट करना एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली बसेस का वर्क है हमारे पास। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अच्छा जी, अगर हमने एड्रेस कैलकुलेट करना हो, मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास मेमोरी है, मेमोरी साइज गिवन है, मेमोरी का साइज है फॉर एग्जांपल 4 किलोबाइट, ये मेमोरी साइज है। बताएं इस मेमोरी की हर लोकेशन को यूनिक एड्रेस असाइन करना हो तो एड्रेस की कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होगी मिनिमम? एड्रेस बिट्स कितनी चाहिए होंगी?
जी, मेरा क्वेश्चन क्लियर सबको? मेमोरी साइज गिवन है और मैं चाह रहा हूं कि मैं ये फाइंड आउट करूं कि कितनी बिट का एड्रेस चाहिए। तो 4 के भी मेमोरी साइज है, एड्रेस बिट्स कितनी चाहिए होंगी? सर 32,000। कितनी, सॉरी दोबारा बोले। 32,000। 32,000? नहीं, ऐसा नहीं है। सर सिर्फ 32 बिट्स आई होंगी। कितनी? 32। 32? वाई 32? रोल नंबर 8, आफ्टरनून, रोल नंबर 8, प्लीज कैमरा ऑफ करो अपना। बेटा कैमरा ऑफ कर दो। क्यों? जी, और कोई स्टूडेंट बताए? 512। 512? वाई 512? Sir, for every 1 byte, 1 bit. ठीक है, एवरी बाइट के लिए 1 बिट चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। चले, अब मैं इसको रीफेस करता हूँ क्वेश्चन को। मैं कहता हूँ मेमोरी साइज जो मेरे पास है ना, वो 4 KB नहीं है, 4 बाइट्स है। सिर्फ 4 बाइट का मेमोरी है, मतलब ये एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर टोटल 4 लोकेशन है, 4 बाइट्स है। हर लोकेशन पे 1 बाइट यहाँ पे सेव होगी, 1 बाइट यहाँ पे 0010, ऐसे ही 1 बाइट यहाँ पे सेव होगी, 1 बाइट यहाँ पे सेव होगी। ठीक है जी, मेमोरी है ये मेरे पास। और अब मैं इसको एड्रेस असाइन करना चाहता हूं, तो कितने बिट का एड्रेस चाहिए होगा? 32। 32। इसको 32 बिट का एड्रेस चाहिए होगा, ऐसा ही है? जी। सब लोग गलत बता रहे हैं। अब मैं फिर क्वेश्चन चेंज करता हूं। अब हम इसको लाते हैं रियल लाइफ में किसी क्वेश्चन पे। मैं कहता हूं मेरे पास एक हाउसिंग स्कीम है और इस रोड पे या इस गली के अंदर ना टोटल 5 घर हैं ये बने हुए, और हर एक को यूनिक नंबर असाइन करना है। हर घर को एक यूनिक नंबर असाइन करना है। तो मिनिमम कितने नंबर चाहिए मुझे? 5। सर 8। सर 5 कितने चाहिए मिनिमम? कितने चाहिए? 5। मैं कहता हूँ ये हाउस नंबर 1 2 3 4 5, या मैं ऐसे कहता हूँ 1 2 की फॉर्म में नहीं कहता, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 5। बस 8, 5 की बजाय 8 हो घर, तो इसको मैं 6 कह दूंगा, इसको 7 है, इसको 8। तो ये 6 ज्यादा बना लिए, 4 5 6 और 7 तक चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही है। मिनिमम तो ये चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए होंगे? मैक्सिमम का कोई लिमिट हो सकती है? नहीं मैक्सिमम तो जितने मर्जी रख लें। मैं कहता हूँ मैक्सिमम 1000 नंबर रख लें। इस घर को मैं कह दूंगा हाउस नंबर 100 है, इस घर को मैं यूनिकली असाइन कर देता हूँ हाउस नंबर 95 है, ये 200 नंबर हाउस है। मैक्सिमम तो जितने मर्जी बड़े नंबर रख लें। हम बात करते हैं मिनिमम की। मिनिमम अगर मैं कहूं मेरे पास 1 से लेके 5 तक डिजिट है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, बस ये 5 ही नंबर्स अवेलेबल हैं। तो 5 ही घरों को यूनिक एड्रेस असाइन कर सकता हूं। अगर मेरे पास कोई छठा घर आ गया तो फिर क्या होगा? इन्हीं 5 में से मुझे कोई नंबर चूज करना पड़ेगा। अगर वही चूज कर लूंगा तो फिर 2 घरों का एक सेम एड्रेस बन जाएगा, तो वो यूनिक नहीं रहेगा। तो इसलिए मिनिमम 5 है। अब इसको हम बाइनरी में शिफ्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं ये मेरे पास 4 लोकेशन है, हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस है, हर एक को यूनिक नंबर असाइन करना है। तो बताएं क्या क्या नंबर असाइन करूं? 0 1 2 3। चलिए, इसको मैं कहता हूं 0, इसको कहता हूं 1, इसको 2, और इस वाले घर को मैं कहता हूं ये 3 है। ठीक है जी, यार समझ आती है सबको? 0 1 2 3 यूनिक है, यूनिक है नंबर। यस सर। इसकी बाइनरी क्या होगी 0 0 की? अगर मैं इसको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट कर लूं, इस 0 को 0 कह सकता हूं, 1 को बाइनरी में 0 1 कहा जाता है, 2 को बाइनरी में 1 0, और 3 को 1 1 कहा जाता है। तो क्या अगर मेरे पास 2 बिट्स हों
2 बिट्स अवेलेबल हों तो 2 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 2 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 4 4 0 0 0 1 1 और 1 1, ये 4 ही कॉम्बिनेशन होते हैं 2 बिट्स के। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 2 बिट्स हों तो 4 यूनिक लोकेशन को एक एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जा सकता है। मैं कह दूंगा ये 0 0 वाली लोकेशन है, ये 1 वाली है, ये 1 0 वाली है, ये 1 1 वाली है। तो टोटल कितनी लोकेशन होगी? 4 लोकेशन होगी। क्या अगर मेरे पास 2 बिट्स ना हो, सिंगल बिट हो, 1 बिट हो, तो 1 बिट के थ्रू मैं 4 लोकेशन को यूनिक एड्रेस असाइन कर सकूंगा? No, sir. 1 बिट के थ्रू तो मैं या तो 0 कह सकता हूं या 1 कह सकता हूं, विच मीन 1 बिट होगी तो फिर मैं सिर्फ 2 लोकेशन को यूनिक एड्रेस असाइन कर रहा हूं। अगर 4 लोकेशन है तो 4 बिट्स चाहिए, 2 बिट्स चाहिए। तो एट लीस्ट 2 बिट्स होंगी तभी 4 लोकेशन को यूनिक एड्रेस असाइन कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। समझ आ रही है बात? जी समझ आएगी बात सबको ये? यस सर। चले अब मुझे बताएं, अगर मेरे पास 8 यानी 8 बाइट की मेमोरी हो तो कितनी बिट की एड्रेस चाहिए होगा? 3 bits. 250 सर 8 into 8 8 into 8 क्यों कह रही हो बेटा? 64 बिट्स निकल आएंगे और 2 की पावर 64 इतनी कॉम्बिनेशन निकल आएंगे। नहीं बेटा नहीं, दोबारा सुनो। सर 3 बिट्स चाहिए होंगे। 8 बाइट की, जी ठीक है जी, अपने माइक ऑफ करें। 8 बाइट्स है, 8 बाइट का मतलब ये है कि मेरे पास ये ऐसी मेमोरी है टोटल 8 लोकेशंस पड़ी हैं। एट यूनिक लोकेशन है इस मेमोरी में, यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है। अब हर एक को यूनिक एड्रेस असाइन करना है, तो ये इसका एड्रेस है 0 0 0, ये 0 1 है, 0 1 0 है, 0 1 1। इस लोकेशन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 है। हर एक को मैंने यूनिक एड्रेस दे दिया, 3 बिट्स को मैंने यूज किया और हर एक को यूनिक एड्रेस दे दिया। ऐसे ही अगर मैं अब इस क्वेश्चन को मैं ना जरा इसको रीफेस करता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास अगर 5 बिट्स हों तो बताइए कि कितनी लोकेशंस को यूनिक एड्रेस दे सकता हूं? तो 5 बिट्स के कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बनते हैं? 32 लोकेशंस को यूनिक एड्रेस दे सकता हूं। 4 बिट्स होंगी 64 लोकेशन, सॉरी 16 लोकेशन को यूनिक एड्रेस दे सकता हूं। ऐसे 6 बिट्स के अगेंस्ट में 64 लोकेशन को दे सकता हूं। ये तो बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि अगर मेरे पास एड्रेस बिट्स गिवन हो तो कितनी मेमोरी लोकेशंस को यूनिक एड्रेस दिया जा सकता है। ये रोल नंबर 36 आफ्टर 36 माइक ऑफ करेंगे, बात करके माइक ऑफ कर दिया। ओके थैंक यू। ये तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स गिवन है तो बताएं कि नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी होंगी। इससे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछा था तो मैं क्वेश्चन ये पूछा था कि मेमोरी का साइज गिवन है तो एड्रेस बिट्स बतानी है कितनी है। समझ आई ये बात सबको? अब जैसे मैं कहता 32 लोकेशंस हैं तो बताएं एड्रेस बिट्स कितनी होगी, तो आपने नंबर ऑफ बिट्स बतानी होंगी जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें और वो 5 होती हैं। तो हम कहते हैं 32 बिट वाली मेमोरी लोकेशन, 32 बाइट वाली मेमोरी लोकेशन को 5 बिट के थ्रू यूनिक एड्रेस असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वो आते हैं उसी अगली एग्जांपल पे। अब बोले अगर मैं कहूं मेमोरी साइज मेरे पास 4 किलोबाइट्स है तो बताएं एड्रेस बिट्स कितनी चाहिए होगी? जी आप बोले। सर 12 चाहिए होंगी। 12 चाहिए होंगी। तो हमने देखना होगा कि कितनी बिट्स में इस इतने साइज की मेमोरी लोकेशन यूनिक एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में 4 के भी मेरे पास 4 होता है 2 की पावर 2
k होता है 2 की पावर 10, तो इसका मतलब ये इतनी नंबर ऑफ बाइट्स है, तो ये 2 की पावर 12 बाइट्स है। जैसे मैं 8 के केस में कह रहा था 3 बिट चाहिए, 8 एक्चुअल में 2 की पावर 3 होता है तो 3 बिट चाहिए थी। 16 के केस में 4 बिट चाहिए थी, 16 2 की पावर 4 होता है इसलिए 4 आ गया था। ऐसे ही 32 के केस में हमारे पास 5 बिट। ओके, दोबारा मैं लिख रहा हूं। तो 8 था तो 3 बिट्स चाहिए, कैसे आया 2 की पावर 3 से। ऐसे ही 16 के केस में 4 चाहिए 2 की पावर 4 से। 32 के केस में 5 बिट्स चाहिए, 2 की पावर 5 था इसलिए 5 चाहिए। तो जो मेमोरी साइज गिवन है, मेरे पास मेमोरी साइज गिवन है, मेमोरी साइज मैंने कह दिया 4 किलोबाइट्स। 4 किलोबाइट्स अगर 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 12 2 की पावर 10 बाइट्स, जो कि एक्चुअल में 2 की पावर 12 बनता है। तो हम कह देंगे 12 बिट का एड्रेस चाहिए होगा जो कि इस साइज की मेमोरी को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। आगे बात समझ? यस सर। चले अब आप खुद से बताएं। मैं मेमोरी साइज लेता हूं 256 किलोबाइट्स है, इतनी मेमोरी का साइज है। मेमोरी साइज 256 किलोबाइट्स है, एड्रेस कितनी बिट का होगा? 2 की पावर 18। 18 बिट एड्रेस है। 18 किस तरह 18 है? ये 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 18, इसका मतलब 18 बिट का एड्रेस चाहिए होगा हमारे पास। ठीक है जी। ऐसे ही 2 की पावर, अगर मैं कह दूं मेमोरी साइज मेरे पास है, हम ले लेते हैं मेमोरी साइज 4 GB मेमोरी। अगर 4 GB मेमोरी हो 22 फिर कितना होगा? 32। 4 एक्चुअल में 2 की पावर 2 होगा और G मेरे पास 2 की पावर 30 होता है, ये 2 की पावर 32 बनता है। तो 32 बिट का एड्रेस चाहिए।